हेलो वीवर्स, यूट्यूब चैनल MSE मेक साइंस ईजी में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैं जमाल खान, पिछले वीडियो में मैंने फैराडे फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन किया था। आज मैं जा रहा हूँ फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को एक्सप्लेन करने। इफ़ सेम चार्ज इज पास थ्रू टू और मोर सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज देन इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड विल बी सेम। इसको हम दूसरी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इफ़ सेम चार्ज इज पास्ड थ्रू टू और मोर सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज द मास ऑफ सब्सटेंसेज डिपॉजिटेड विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव मासेज। इसको देखिए, इसका क्या मतलब हुआ। मान लीजिए ये दो सेल हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरे हुए हैं, इसके अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट भरे हुए हैं। दो इलेक्ट्रोड इसमें डिप किए गए हैं। जो इलेक्ट्रोड होगा उसी का, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो उसी इलेक्ट्रोड का साल्ट सॉल्यूशन होगा। मान लीजिए अगर ये कापर है तो कापर सल्फेट होगा, अगर ये सिल्वर है तो ये सिल्वर नाइट्रेट हो सकता है। ये तो इस तरह से ये दो सेल्स हैं, दोनों सेलों को हम सीरीज में कनेक्ट करके इसके अंदर हम इस बैटरी से करंट को फ्लो कराते हैं। ये एनोड है, ये कैथोड है, ये एनोड है, ये कैथोड है। आपको ये पता होगा कि गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता था वो निगेटिव होता था, कैथोड पॉजिटिव होता था। मगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो एनोड है वो पॉजिटिव होगा और कैथोड निगेटिव होगा। जब इसके अंदर जब हम करंट जो है फ्लो करेंगे तो इसके जो इलेक्ट्रोड्स हैं, रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, उसके ऊपर सब्सटेंसेज डिपॉजिट होंगे। मान लीजिए आप एग्जांपल ले लीजिए, ये कापर सल्फेट है। कापर सल्फेट, अच्छा, जब इसके अंदर हम करंट फ्लो करेंगे तो ये अपने अपने आयनों में ये टूटना शुरू कर देंगे। मान लीजिए ये कापर सल्फेट है तो ये कापर कैटायन और सल्फेट एनायन में। अगर ये AgNO3 है तो Ag कैटायन और NO3 एनायन में ये टूटना शुरू होंगे। जो कैटायन है वो कैथोड की तरफ मूव करेगा, जो एनायन है वो एनोड की तरफ मूव करेगा। जो कैटायन है वो कैथोड की तरफ जाएगा और अपने चार्ज को वो डिस्चार्ज करेगा कैथोड पर और अपने आप को कन्वर्ट कर देगा सॉलिड में। मान लीजिए कापर है ये, तो कापर Cu+2 आयन है। जब इसके अंदर जो है करंट को फ्लो करेंगे तो ये कापर+2 आयन दो इलेक्ट्रॉन ले करके कापर पर रिड्यूस हो जाएगा और कापर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कापर सॉलिड कैथोड पर एकत्रित हो जाएगा, जमा हो जाएगा, डिपॉजिटेड हो जाएगा। ठीक उसी तरह से Ag जो कैटायन है इस सेल में वो मूव करेगा कैथोड की तरफ और एक इलेक्ट्रॉन को ले करके ये Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो फैराडे का जो सेकेंड लॉ है, फैराडे का सेकेंड लॉ ये कह रहा है, अच्छा, चूँकि ये दोनों जो सेल हैं वो सीरीज में जो है लगे हुए हैं, इसलिए दोनों सेलों में सेम करंट और सेम टाइम के लिए फ्लो होगा। मतलब कि दोनों सेलों में सेम चार्ज फ्लो होगा। तो अगर दो या दो से अधिक सेलों में सेम चार्ज अगर हम फ्लो करते हैं तो इनके कैथोड पर या इनके इलेक्ट्रोड पर सेम इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, सेम इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। जैसे मान लीजिए कापर का इक्विवेलेंट और Ag का जो इक्विवेलेंट, कापर का जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है, अगर हम सेम टाइम के लिए करंट अगर हम फ्लो जो है करा रहे हैं इसके अंदर, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कापर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Ag। जितना इक्विवेलेंट इस एलिमेंट का होगा उतना ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इस एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा। यहाँ ये दो सेल्स को ये दिखाया गया है यहाँ पर, और इसको एनोड को प्लस से जोड़ दिया गया है, कैथोड को माइनस से, इन सीरीज में इस तरह से जोड़ दिया गया है। तो अगर जो है सेम चार्ज अगर हम फ्लो करा रहे हैं इसमें दोनों वोल्टामीटर में या दोनों सेल में अगर हम सेम चार्ज फ्लो जो है करा रहे हैं तो फैराडे का जो फर्स्ट सेकेंड लॉ है वो ये कह रहा है कि मान लीजिए ये एलिमेंट A है, ये एलिमेंट B है, तो इक्विवेलेंट ऑफ एलिमेंट A इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ एलिमेंट B। अब थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि इक्विवेलेंट होता क्या है। इक्विवेलेंट मास जो होता है वो इक्विवेलेंट वेट
इक्विवेलेंट वेट जो होता है ये मोलर मास अपान एन फैक्टर, मोलर मास अपान एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो सकता है या नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, जैसे मान लीजिए H2SO4 है, H2SO4 का मोलर मास मालिक्यूलर मास होगा 98। H2SO4 में ये 2H प्लस आयन रिलीज होता है, जब ये अपने अपने आयनों में टूटेगा तो 2H प्लस आयन रिलीज होगा। तो 2H प्लस आयन रिलीज होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एन फैक्टर 2 हो गया। अब ये हो जाएगा 49 ग्राम, ये 49 ग्राम ये इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू होता है या इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मोलर मास अपान एन फैक्टर। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, या इसको हम ग्राम इक्विवेलेंट भी कहते हैं। अब ये जो है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है मोलर मास अपान इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, मोलर मास अपन इक्विवेलेंट मास। आपसे अगर पूछ दिया जाए कि H2SO4 का H2SO4 में कुल कितने जो है ग्राम इक्विवेलेंट होंगे या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने होंगे, तो मोलर मास 98 H2SO4 का और अपान इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास 49 है, तो 2 इक्विवेलेंट बनेंगे। 98 मतलब एक मोलर मास में 2 इक्विवेलेंट बनेंगे। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है मोलर मास अपान नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है मोलर मास अपान इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बी, इसको हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पर WA मास जमा हो रहा है और यहाँ पर जो मास जमा हो रहा है वो WB जमा हो रहा है। तो ए एलिमेंट का इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू बी एलिमेंट का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ बी। अब इक्विवेलेंट का फार्मूला हमने बताया कि मोलर मास अपान इक्विवेलेंट मास, या आप इसको जो है कह सकते हैं, मान लीजिए इसमें WA ग्राम मास यहाँ पर डिपॉजिट हुआ है और यहाँ पर WB ग्राम मास डिपॉजिट हुआ है, तो WA ग्राम में कुल कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होंगे, हम इक्विवेलेंट मास से इसको डिवाइड कर देंगे। तो WA अपान इक्विवेलेंट मास ऑफ ए इक्वल टू WB अपान इक्विवेलेंट मास ऑफ बी। WB को इधर लेकर के आइए तो EA इधर चला जाएगा, तो WA अपान WB इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ ए अपान इक्विवेलेंट मास ऑफ बी। यहाँ हमने लिख दिया इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपान एन मोलर मास अपान एन फैक्टर, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है टोटल मास अपान इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। तो ये इसका फार्मूला होता है और ये इसी को हम सेकेंड लॉ कहते हैं कि सेम चार्ज सेम टाइम के लिए सेम चार्ज अगर हम फ्लो कराएं, अगर हम सेम चार्ज जो है इन दोनों वोल्टामीटर में या दोनों सेल में अगर हम सेम चार्ज फ्लो करा रहे हैं, तो एलिमेंट ए का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होगा एलिमेंट बी का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, या ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एलिमेंट ए इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ नंबर बी। अब ये इक्वल टू हो जाएगा टोटल मास अपान इक्विवेलेंट मास, ये टोटल मास अपान इक्विवेलेंट मास, ये टोटल मास WA ये एलिमेंट ए जो डिपॉजिट हुआ है इलेक्ट्रोड पर, और WB ये कैथोड B पर जमा होने वाला एलिमेंट B का डिपॉजिटेड मास है। अब इक्विवेलेंट से रिलेटेड कुछ और चीज़ें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है।
1 फैराडे ये इक्वल टू होता है 96,500 कूलम चार्ज। इतना चार्ज 1 फैराडे के बराबर होता है। और अगर हम किसी सेल में 1 फैराडे का चार्ज फ्लो कराएं, मींस 96,500 कूलम का चार्ज अगर हम इसके अंदर फ्लो कराते हैं, तो इसके इलेक्ट्रोड पर जो मास डिपॉजिट होगा वो उस एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 96,500 कूलम का चार्ज जब हम फ्लो करा रहे हैं, तो कैथोड पर जो सब्सटेंस जो डिपॉजिट होता है वो इक्विवेलेंट वेट के बराबर डिपॉजिट होगा, ई के बराबर डिपॉजिट होगा। मतलब इतना ग्राम सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। तो 1 कूलम अगर हम फ्लो करा रहे हैं तो E/96,500 इतना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा कैथोड पर। और 1 कूलम का चार्ज फ्लो कराने पर कैथोड पर जितना सब्सटेंस डिपॉजिट होता है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। मान लीजिए इसके अंदर हम टोटल चार्ज फ्लो करा रहे हैं क्यू कूलम का हम टोटल चार्ज इसके अंदर फ्लो करा रहे हैं। और क्यू कूलम का चार्ज फ्लो कराने पर जो हमको मास डिपॉजिट हो रहा है वो मान लीजिए W है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रोलाइट है और इसके अंदर हम करंट फ्लो करा रहे हैं। ये एनोड है, ये कैथोड है, इसको प्लस और इसको माइनस हमने दे दिया। अब इसके अंदर टोटल चार्ज अगर हम Q फ्लो करा रहे हैं और इस पर जो मास डिपॉजिट हो रहा है वो मास मान लीजिए है W ग्राम मास यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है। और करंट जो हम फ्लो करा रहे हैं वो Q कूलम है। तो अब हम ये जानते हैं कि 9,500 कूलम का चार्ज फ्लो कराने पर इलेक्ट्रोड पर कितना डिपॉजिट होगा, इक्विवेलेंट वेट के बराबर डिपॉजिट होगा। तो 1 कूलम का चार्ज अगर हम फ्लो जो है करा रहे हैं तो E/96,500 इतना डिपॉजिट होगा 1 कूलम के चार्ज फ्लो कराने पर। इतने कूलम का चार्ज फ्लो कराने पर जो जमा हो रहा है वो इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा ई के। तो 1 कूलम का चार्ज जब हम फ्लो कराएंगे तो E/96,500 ग्राम इतना जमा होगा। अच्छा, Q कूलम का चार्ज अगर हम फ्लो कराएं तो E/96,500 इंटू Q इतना जमा हो जाएगा इलेक्ट्रोड पर सब्सटेंस। तो इलेक्ट्रोड पर चूंकि Q चार्ज देने पर W जमा हो रहा है तो यही W हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं W = E/96,500 इंटू IT ये हो गया। तो ये फार्मूला हो गया कि कितना यहाँ पर सब्सटेंस जमा होगा, डिपॉजिट होगा। W = उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट अपान 96,500 मल्टीप्लाइड बाई करंट इंटू टाइम, जहाँ यह करंट एम्पियर में है और टाइम सेकंड में है।